इन सभी विशेषताओं के साथ साथ वे गजब के बुद्धिमान व कुशाग्र बुद्धि के हैं। ईश्वर ने उनका साथ नहीं दिया है, अन्यथा वे 2 बार आईएएस का इंटरव्यू दे चुके हैं। सिविल सेवा परीक्षा में एक रोज सफल होने के लिए उन्हें सबसे करीबी व मजबूत दावेदार माना जाता है, जो कि सच भी है। एक बात और, यदि कभी खाटू दादा आपसे कहें कि मेरी 5 कमियां बताओ या मेरी 5 कमियां मुझे लिख कर दो, तो समझ लीजिए कि बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। कोई अनजान व्यक्ति यह सोच सकता है कि कितना सुलझा हुआ इंसान है, लेकिन उनकी मित्र मंडली के लोग जानते हैं कि एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंसने के बाद छूटने का अवसर नहीं मिलता। यदि आपने धोखे से भी खाटू दादा को उनकी कमियां गिना दी तो फिर आपकी खैर नहीं। वे हंसकर गर्मजोशी के साथ आपके जवाब का स्वागत करेंगे और फिर कहेंगे आपकी बात ठीक है, लेकिन इस लेकिन का विस्तार और व्याख्या वे इस हद तक करते हैं कि कमी बताने वाला खुद ही पछताने लगता है। यद्यपि वे कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करते। उनके अपने शब्दों में, मैं पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा करता हूं। सच यह है कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों को इस कदर गोल बोल घुमाते हैं कि सामने वाला का सिर घूमने लगता है। एक उदाहरण देखिए। यह वह समय था जबकि घर पर टीवी की व्यवस्था करके फिल्मों की कैसेटें बाजार से लानी पड़ती थी। एक दिन सभी मित्रों ने कमरे पे फिल्में देखने का प्लान बनाया। निर्धारित यह हुआ कि फिल्मों का चयन सभी की इच्छा से और लोकतांत्रिक तरीके से होगा। खाटू दादा को बच्चों के लिए एक फिल्म जंथुरा पसंद आ गई। दूसरा कोई भी व्यक्ति इस फिल्म पर सहमत नहीं था, पर फिल्म लाई गई और यह माना गया कि किसी पर दबाव नहीं डाला गया है। सभी हैरान थे कि मुझ पर दबाव भी नहीं डाला गया। मैं इस फिल्म के लिए बिल्कुल सहमत नहीं, पर फिल्म आ कैसे गई? यही वजह है कि खाटू दादा के लोकतंत्र को चमत्कारी लोकतंत्र माना जाता है। इसलिए एक बार ऐसा हुआ कि उनके सभी मित्र बेहद सतर्क हो गए और कॉलोनी में डरे डरे से घूम रहे थे। दरअसल उन्हें यह पता लगा कि खाटू दादा आजकल लोगों से अपनी कमियां बताने का अनुरोध कर रहे हैं। खाटू दादा को इस बात की भी पूरी जानकारी रहती है कि चाय की किस दुकान पे कब बड़ा है और किस दुकान पर छोटा, 3 रुपये में कहाँ पर चाय ज़्यादा मिलती है और कहाँ पर कम। उन्होंने इस विषय पर पूरी पीएचडी कर रखी है। वे अपनी मित्र मंडली के सर्वाधिक संपन्न लोगों में से एक हैं। पैसे भी खूब खर्च करते हैं, लेकिन वे अद्भुत प्रकार के रिसर्च वर्क भी लगातार करते रहते हैं। खाटू दादा के मित्रों ने अन्ना जी के आंदोलन की तर्ज पर उनका नाम भोजपाल रख दिया है। मित्रों के अनुसार भोजपाल का अर्थ है कि जो आदमी भोजन करने का शौकीन, वह इस मामले में पेटू हो जिसे भोजन के अतिरिक्त कुछ और सूझता ही ना हो। वहीं खाटू दादा भी कम नहीं है, उनसे आप ऐसे नहीं जीत सकते। खाटू ने भोजपाल का अर्थ किया कि ऐसा व्यक्ति जो भोजन में होने वाली अनियमितताओं की देखरेख करता हो। इनके इस अर्थ का संदर्भ स्पष्ट है, वही पनीर का टुकड़ा। मतलब यह कि उस घटना ने उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से इतना प्रभावित किया है कि वे हर वस्तु व घटना को उसी एंगल से देखने लगे हैं। तो विवाद इस बात को लेकर भी है कि वास्तव में भोजपाल का क्या अर्थ है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन खाटू दादा गोभी के पराठों पर जान छिड़कते हैं। गोभी या प्याज के पराठों या पूरी आलू के लिए वे कितनी भी बड़ी कीमत चुका सकते हैं। यही कारण है कि लोग भोजपाल अर्थात खाटू दादा की भोजन संबंधी जानकारी व उनकी टिप्पणियों को महत्व देते हैं। आसपास विजयनगर, कमला नगर, मुखर्जी नगर, किंग्सवे कैंप में न जाने कितने होटल हैं जिनके स्वाद के बारे में दुनिया को खाटू दादा ने ही बताया है। खाटू की बिल्डिंग में धर्मेंद्र भी रहते हैं। उन्हें हल्का कुछ भी पसंद नहीं है, सब कुछ भारी भरकम ही चाहिए। भगवान ने शरीर भी भारी भरकम दिया है। भाई साहब, एक कदम चलने के लिए आगे वाला पैर उठाएं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वापस पृथ्वी पर कब रखेंगे। इतना सुकून, इतना इत्मीनान
चाहे कुछ भी होता रहे, पर उनकी अपनी एक स्पीड है जिससे वे टस से मस नहीं होते। कमाल का धैर्य और सज्जनता तो कूट कूट कर भरी हुई है। थोड़ा सा परिचय गुलेरी बाबू और गोगा जी से भी। गुलेरी बाबू और खाटू दादा का शहर एक ही है और दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। गुलेरी बाबू भी अध्ययन कार्य में गजब की मेहनत करते हैं। किस्मत अभी उन पर भी मेहरबान नहीं हुई है। अध्ययन से इतर राजनीतिक व्यक्ति हैं गुलेरी बाबू। असंभव को संभव करने की कला कोई उनसे सीखे। कहीं किसी विशिष्ट प्रोग्राम या जगह पर बिना टिकट या बिना पास प्रवेश करवाना हो तो यह काम गुलेरी बाबू ही कर सकते हैं। ऐसे सभी अवसरों पर पूरी मित्र मंडली के तारणहार बनकर सामने आ खड़े होते हैं। सभी मित्रों और कुछ के रिश्तेदारों ने तक गणतंत्र दिवस की परेड वीआईपी या वीवीआईपी पास लेकर देखी है। सभी तरह के पासों का प्रबंध करना गुलेरी बाबू की ही जिम्मेदारी है, जिसे उन्होंने हमेशा पूरी शिद्दत से निभाया है। एक बार गुलेरी बाबू की बिल्डिंग में मकान मालिक छत पर मोबाइल टावर लगवाना चाहता था, जबकि विद्यार्थी ऐसा नहीं चाहते थे। तब गुलेरी बाबू के रचनात्मक नेतृत्व में चले आंदोलन ने ही मकान मालिक के इरादों पर पानी फेर दिया था। गुलेरी जी को ईश्वर से आजीवन युवा रहने का वरदान मिला हुआ है। वर्षों बीत गए हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यह भी निश्चित है कि जब तक कि वे घोषणा नहीं करेंगे तब तक वे 25 वर्ष से कम आयु के युवा ही बने रहेंगे। बीता हुआ प्रत्येक नया वर्ष उनके पास हाथ जोड़कर आता है, विनय पूर्वक पूछता है, प्रभु क्या इस बार भी आपकी उम्र में जुड़ जाऊं? लेकिन गुलेरी बाबू उसे जमकर गरियाते और हड़काते हैं, जैसे कि लोग किसी कुत्ते को धुतकार देते हैं। वे कविता लिखने के शौकीन हैं और लड़कियां उनके युवा मन के चारों तरफ मंडराती रहती हैं। योग इतने ज्यादा हैं कि एक ही समय में वे 2 स्थानों पर उपस्थित रह सकते हैं। जैसे वे सिद्ध कर सकते हैं कि कल ठीक 4 बजे वे हिंदू कॉलेज में थे और रामजस कॉलेज में भी। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें वे कर न सके। मित्रों ने यह मान लिया है कि उनकी मंजिल राजनीति है और वे आज नहीं तो कल वहां पहुंच कर रहेंगे। गुलेरी बाबू के अन्यतम मित्र हैं चिम्मा लाल। वैसे तो यहाँ सभी एक दूसरे के अच्छे मित्रों में आते हैं, लेकिन गुलेरी बाबू की चिम्मा लाल से खूब बनती है। वे अक्सर उनके साथ घूमने निकल जाते हैं। अद्भुत व्यक्तित्व है चिम्मा लाल का, इतना ज्यादा अद्भुत कि उससे ठीक पहले की सीमा रेखा का पता ही नहीं चलता। मारू उन्हें कभी कभी गुरुदेव बोलता है, अर्थात गुरुओं के भी देव। कॉलोनी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनसे ईर्ष्या भाव रखते हैं। प्रायः लोग आपस में बातें करते हैं कि अगर वे मौके से अकेले मिल जाए तो उन्हें जमकर कूट लिया जाए तो सुकून मिले। वास्तव में ऐसा करने की मंशा शायद ही किसी की हो, संभव ही नहीं है। बस ऐसा कहकर कहने वाला बेचारा अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता है। कारण यह है कि लोगों के पास जहां एक लड़की नहीं है, वहीं चिम्मा लाल जी प्रत्येक 15-20 दिनों में एक नई लड़की के साथ नजर आते हैं। लड़की चाहे कैसी भी हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, छोटी हो, मोटी हो, काली हो या गोरी हो, लेकिन लड़की नई होती है। ईश्वर की बनाई कृतियों में वे भेद नहीं करते। गजब का समदर्शी दृष्टिकोण व समतावादी व्यक्तित्व है उनका। लड़कियों के बारे में उनका मानना है कि या तो वे सुंदर होती हैं या बहुत सुंदर। दरअसल उनके जीवन का बेहद सीधा सिद्धांत है कि जिस लड़की को कोई देखे तक ना, बस उसी पर लाइन मारो, परिणाम तुरंत मिलेगा। वैसे उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार व गौरवशाली है, लेकिन अपने समदर्शी व्यक्तित्व के चलते कभी कभी कचरा या उनके शब्दों में सुंदर लड़की भी उठा लाते हैं। कर्मठ आदमी हैं, कर्म करना कभी नहीं छोड़ते। गीता के संदेश को तन मन में बसा रखा है, इसलिए वे अपने मूल काम को कभी प्रभावित नहीं होने देते। अर्थात मस्ती चाहे कितनी भी करें, लेकिन अपने कोर्सों अध्ययन को समय से पूरा करते हैं।
गोगा जी बेहद महत्वपूर्ण आदमी है। यदि दो लोगों के साथ साथ रहने का और बातें करने का कोई पुरस्कार होता तो निश्चित रूप से यह पुरस्कार मारू और गोगा जी को मिल सकता है। दोनों लोगों में काफी समानताएं हैं। जैसे जब भी ये दोनों परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा सेंटर को ढूंढने से पहले आसपास कोई टॉयलेट ढूंढते हैं। इन महानुभावों के पर्स में पैसे हो ना हो लेकिन पेपर सोप हमेशा मिल जाता है। एक बार तो हद हो गई थी। परीक्षा सेंटर से किसी ने मारू को फोन किया और कहा, मारू भैया बुरा फंस गया हूं, पेपर सोप भी कहीं नहीं मिल रहा है सुबह सुबह। मारू ने कहा, तुम्हारे सेंटर पर गोगा जी का भी सेंटर है, जरा इधर उधर नजर दौड़ाओ, देखो कहीं दिखाई दे रहे हैं। भैया नहीं, आसपास कोई छोले भटूरे की दुकान है क्या? हाँ है, उधर ही ध्यान से देखो, दिखे गोगा जी? हाँ भैया दिख गए, तो जाओ उनसे ले लो। इस प्रकार उनकी समस्या का समाधान हो गया। परीक्षा की चिंता इनके पेट का कबाड़ा कर देती है। उन दिनों अगर ये दोनों पेट ठीक रखने के लिए पपीता खा ले तो पपीता की भी डकार आने लगती है। इनके लीवर बेरहमी से ईसबगोल की भूसी तक पचा लेते हैं। गोगा जी मारू की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं। उनके मकान मालिक ने ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान खोल रखी है। गोगा जी की सबसे बड़ी खासियत है सस्ते या फ्री के डॉक्टर्स की तलाश। उन्हें इस बात की जबरदस्त जानकारी रहती है कि सस्ता इलाज कहाँ होता है, चाहे वह विजयनगर के गुरुद्वारे में बैठने वाला डॉक्टर हो या हडसन लाइन का सरकारी अस्पताल। मारू सहित अन्य लोगों को यह खबर गोगा जी ने ही पहुंचाई है। वे सस्ते इलाज का पता लगाते हैं, फिर मारू के साथ रेगुलर उस डॉक्टर को विजिट करते हैं। आसपास के ढेर सारे डॉक्टर्स इन दोनों का चेहरा देखकर ही पहचान जाते हैं और बौखला उठते हैं। कई बार तो डांट कर भगा भी चुके हैं कि तुम दोनों में से कोई बीमार नहीं है, बस समय से सो जाया करो और बाहर का खाना कम से कम खाओ। गोगा जी ने ढेर सारी बातें करने का छोटा मोटा डिप्लोमा तो शायद किया ही होगा, लेकिन हाँ वे परम सात्विक हैं, अर्थात शराब सिगरेट तंबाकू आदि को दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। शाकाहारी हैं लेकिन ढेर सारी बातें करके खून पीने का हुनर उन्हें आता है। चाहे मारू हो, बालाजी हो, खाटू दादा हो, गुच्ची बाबू, नेपाली या बनारसी ही क्यों ना हो, सभी के व्यक्तित्व की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तरह तरह के कार्टून हैं और सभी साथ में रहते हैं। सभी की जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव एक दूसरे को गुदगुदाते हैं। वे घंटों साथ में बिताते हैं, पढ़ाई भी जमकर करते हैं। प्रायः सभी अलग अलग जगह व अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं। सभी के जीवन का उद्देश्य है कि वे अपने अपने परिवारों के लिए कुछ अच्छा करें। मारू, खाटू दादा, नेपाली और बुच्ची बाबू सिविल की तैयारी करते हैं, परीक्षाएं देते हैं, पास भी होते हैं, लेकिन अंतिम रूप से सफलता उन्हें नहीं मिल पाई है। साक्षात्कार के स्तर पर पहुंचकर बार बार मात्र कुछ अंकों से फेल हो रहे हैं। इधर यूपीएससी व राज्य लोक सेवा आयोगों की कई परीक्षा परिणाम उनके अनुकूल नहीं रहे हैं। ओम प्रकाश चौधरी और आकाश देवांगन के सफल होने के बाद प्रायः कोई बड़ा परीक्षा परिणाम इस मित्र मंडली के पक्ष में नहीं आया है। बालाजी व बनारसी बाबू बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बालाजी एक विशिष्ट व्यक्तित्व हैं जिनकी अनगिनत कहानियां हैं। बनारसी बाबू उनके साथ घटी घटनाओं को चटखारे ले लेकर बताते हैं। फिलहाल हंसी खुशी, उदासी, प्यार, टकराहट, सुविधाओं और अभावों जैसी सैकड़ों परिस्थितियों के बीच से कॉलोनी का जीवन चल रहा है। 3 से 3,500 लोग अपने सुंदर भविष्य के लिए प्रयासरत हैं। यदि हम क्रिश्चियन कॉलोनी के साथ विजयनगर, हडसन लाइन, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार और गांधी विहार को भी जोड़ देते हैं तो यह आंकड़ा हजारों तक पहुंच जाता है। यह बहुत बड़ा नंबर है। अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 13 संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी गई कहानी B15B 4th फ्लोर मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।